वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं अपना एक न्यू सेक्शन पोइट्री। और इस पोइट्री में आज अपन पहली पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में स्टडी करेंगे कि द रोड नॉट टेकन जो पोएम है लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। कि इसको लिखने वाले जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ जन्मे, कहाँ उनकी डेथ हुई, इन्होंने एजुकेशन कितनी हासिल की और लिटरेचर में कौन कौन से अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए। फिर इसके बाद अपन ने प्रीवियस वीडियो में ही अबाउट द पोएम कविता के बारे में स्टडी की थी कि कविता की विषय वस्तु क्या है। तो कविता जो है वो कहीं ना कहीं चॉइस, चुनाव को दर्शाने का काम करती है, अर्थात मानव मन में उत्पन्न होने वाले अंतर्द्वंद को, जो कि एक चुनाव के रूप में होता है। और एक ऐसा चुनाव, एक ऐसी स्थिति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से आती ही है, उस चीज को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता द रोड नॉट टेकन के माध्यम से बहुत ही सहज और सीधे तरीके से अभिव्यक्त किया है, जिसकी आज अपन यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे। लाइन टू लाइन अपन पोएम को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता द रोड नॉट टेकन की यात्रा पर। देखिए, द रोड नॉट टेकन जो कविता है, जैसा कि मैंने बताया, किस चीज को एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन करती है मानव के सामने आने वाले चुनावी बिंदुओं को, कि मानव अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ करता है बिल्कुल रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि की तरह, कि कवि ने एक यात्रा प्रारंभ की और उस यात्रा पर आगे जाकर के वो एक ऐसे बिंदु पर, एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी सड़क दो भागों में विभाजित हो गई। क्या हुआ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यात्रा करते हुए ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां पर उनकी सड़क दो भागों में विभाजित हो गई। तो उस बिंदु पर खड़ा होकर के उनको निर्णय लेना था कि किस रास्ते पर जाया जाए, कि सड़क दो रास्तों में बट गई, तो पहले रास्ते पर जाएं या दूसरे रास्ते पर जाएं। तो उस समय उनके मन में जो अंतर्द्वंद था, उनके मन में जो दुविधा थी, उस दुविधा को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और यही दुविधा प्रत्येक जीवन के मनुष्य में आती है। देखिए, जैसे कि अपन किसी रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ते पर जाते जाते अपन को इतने सारे दरवाजे मिलते हैं। अब इनमें से किस दरवाजे का चुनाव किया जाए? पहले का करें, दूसरे का करें, तीसरे का करें, चौथे का करें या पांचवे का करें? किस दरवाजे का चुनाव किया जाए? तो ये जो स्थिति है, बड़ी दुविधा की स्थिति है। क्यों? क्योंकि अगर अपन पहले दरवाजे का चुनाव करते हैं और यदि आगने वाले समय में, इन फ्यूचर, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स गलत आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन पछताते हैं। और फिर उस समय फ्यूचर में अपन ये कहते हुए नजर आते हैं, काश पहले की बजाय मैंने दूसरा या तीसरा दरवाजा चुन लिया होता। तो जो चुनाव है, वो चुनाव क्या है? चांस, चॉइस जो है वो चॉइस क्या है? ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन के अंदर वो एक चांस है, एक मौका है। और वही चांस क्या करता है? चेंज द लाइफ, मानव के जीवन को परिवर्तित कर देता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, आप सब 10th की परीक्षा पास करते हो और 10th की परीक्षा पास करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। बायो लेकर डॉक्टर बना जाए, मैथ लेकर इंजीनियर बना जाए, आर्ट्स लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS RAS की सेवा में जाया जाए। यही होता है। आप किसी को देख करके या फिर स्व विवेक से आप निर्णय ले लेते हो कि मुझे बायो लेनी है और आगे जाके डॉक्टर बनना है। आपने 11th में बायो ली, 12th में आप बायो पढ़ने लगे, कहीं ना कहीं आपको उसमें कठिनाइयों का अनुभव होने लगा और आप कठिनाइयों से पूरी तरह परेशान हो गए, उनके आगे आप नतमस्तक हो गए, हार गए। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक विचार आता है और आप अपने आप से ही यही कहते हो, काश बायो ना लेकर आर्ट्स ली होती तो थोड़ा आसान होता। तो 12th 10th के बाद आपके पास जो स्ट्रीम थी, वो स्ट्रीम क्या थी? वो स्ट्रीम एक चॉइस थी कि आप किस चीज का चुनाव करते हो। और वही चॉइस क्या थी? आपके लिए एक चांस था। क्या था? एक मौका था कि वह आपकी जिंदगी को संवारेगा। क्या करेगा? वही चॉइस आपकी जिंदगी को चेंज करेगी। कैसे करेगी? इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के निर्णय लेने वाले तथ्य, निर्णायक तथ्य क्या होते हैं? निर्णायक विकल्प क्या होते हैं? कि ये अपने सामने चॉइस है। क्या है? अपन इस बिंदु पर खड़े हैं, इस चॉइस वाली स्थिति पर अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं।
ठीक है, अपन को इन सारी चीजों में से किसी एक चीज का चुनाव करना है। मानव की जिंदगी है, क्या है, मानव की जिंदगी है, उसको इन सारी चीजों में से एक चीज चुननी है। पेरेंट्स के साथ जिंदगी जी जाए, इसका चुनाव करना है। कहीं ना कहीं मन में फिर विचार आ जाता है कि भैया यार पैसा भी कमाना है तो माँ बाप से दूर जाना पड़ेगा। अपन पेरेंट्स को छोड़ करके पैसे की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। जब पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार आता है कि भैया पैसा ही कमा के क्या करेंगे, बाल बच्चों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, एक आनंद की जिंदगी जिएं, ये विचार अपने मन में आ जाता है। और जब बच्चों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक विवाह ये आ जाता है कि भैया शादी वादी तो हो गई है, शादी वादी अपन ने कर ली है, एक काम करते हैं इन बच्चों का शादी विवाह करते हैं और शादी विवाह करके फिर अपन आसानी से ज़िंदगी को जीते हैं। जब ऐसी बात होती है तो कहीं ना कहीं बात आती है प्रोफेशन की। किसकी बात आती है, प्रोफेशन की बात आती है कि अपन का जो प्रोफेशन है वो क्या है, अपन उस पर ध्यान दें। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। और जब प्रोफेशन की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं एक विचार आता है कि फ्रेंड्स, यार दोस्तों से दूर हो जाऊंगा प्रोफेशन की वजह से। अगर मैं किसी काम पर जाने लग गया, जॉब पर जाने लग गया, तो दोस्तों के साथ बैठने का, उनके साथ मौज मस्ती करने का समय नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो एक लिमिटेड पीरियड में मिलेगा, तो मेरी ज़िंदगी का जो आनंद है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मानव इस बिंदु पर आकर के क्या करता है, इस बिंदु पर आकर के इन सारी चीज़ों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करता है। और वही विकल्प जो होता है वह उसकी जिंदगी को बदल देता है। किस प्रकार बदलता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ ये सोच लेता है कि नहीं, मुझे तो दोस्तों के साथ ही मौज मस्ती करनी है, उनके साथ आनंद लेना है, मज़ा करना है, बाइक पर बैठना है, राइड करनी है, पार्टियाँ करनी है, तो कहीं ना कहीं वह अपने प्रोफेशन से दूर हो जाता है। और जब प्रोफेशन से दूर हो जाता है तो फिर उसके आगे प्रॉब्लम आती है। विदाउट प्रोफेशन विवाह में समस्या, मैरिज नहीं होती, मैरिज नहीं होती, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, पैसा भी नहीं आता बिना प्रोफेशन के। क्यों? क्योंकि जब काम पर ही नहीं जाता तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कुछ नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। पेरेंट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिलुकेंट, एक अनिच्छा का सा व्यवहार करते हैं, मजबूरी बस उसका साथ देते हैं, लेकिन अंतरात्मा उनकी गवाही नहीं देती कि हम इसका साथ दें। तब जाकर के वो उस अवस्था में जाकर के ये महसूस करता है कि काश उस समय दोस्तों का चुनाव ना करके प्रोफेशन का चुनाव किया होता। किसका? प्रोफेशन का। अपने व्यक्तित्व को निखारने का, अपनी जिंदगी को आगे किस प्रकार चलाया जाए उसका अगर चुनाव किया होता तो आज मैं इन सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर जाता। तो आदमी जो होता है वह क्या है, चॉइस, चुनाव के मामले में क्या होता है, बड़ा दुविधा में फंस जाता है। और यदि वह चुनाव सही निकलता है तो आने वाली ज़िंदगी बहुत ही अच्छी निकलती है, और यदि वह चुनाव बेकार निकलता है तो आदमी के पास केवल एक ही चीज़ होती है और वो होती है रिपेंट, पछतावा। वो केवल पछता सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएट्री द रोड नॉट टेकन के माध्यम से अपन लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की है, बहुत ही शानदार कोशिश की है। शायद ही इंग्लिश का कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इस कविता को पढ़ने के बाद ये कहे कि मुझे कविता अच्छी नहीं लगी। ये आम जिंदगी के अंदर उत्पन्न होने वाली दुविधा को बहुत ही सहज रूप में अभिव्यक्त करती है। तो अपन उसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया है। देखिए, अपनी जो पोएट्री है द रोड नॉट टेकन, वो रोड नॉट टेकन जो कविता है 4 स्टेंजाज में लिखी हुई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने स्टेंजाज में लिखी हुई है ये पोयम? 4 स्टेंजा में लिखी हुई है। हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 5 लाइन है। हर स्टेंजा में 5 लाइन है। तो अपन कह सकते हैं कि इस कविता में टोटल कितनी लाइन से हैं? 20 लाइनों की एक ये है पोएट्री है जो कि मानव के अंदर उत्पन्न होने वाली दुविधा जिसका नाम है चुनाव, उसको 20 लाइनों में अभिव्यक्त कर देती है। तो इसके फर्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं अपन, उसको लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेट कर कर एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। 2 रोड्स, 2 सड़कें, डाइवर्ज का मतलब होता है विभाजित होना, छट जाना या फिर बट जाना। कि 2 रोड्स, 2 सड़कें डाइवर्ज, विभाजित हुई इन अ येलो वुड, एक पीले से जंगल में। 2 सड़कें एक पीले से जंगल में विभाजित हो गई। क्लियर है अर्थ? ठीक है। एंड सॉरी, और सॉरी, बड़े दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई, मैं, कुड नॉट ट्रेवल, यात्रा नहीं कर सकता था, बोथ, दोनों पर,
सड़कें दो भागों में विभाजित हो गईं तो बड़े दुख की बात थी कि मैं अकेला उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों? क्योंकि मैं वन ट्रेवलर, एक अकेला राहगीर था, मैं एक अकेला व्यक्ति था, इसलिए मैं एक अकेला उन दो सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो क्या हुआ? लॉन्ग आई स्टूड, मैं स्टूड खड़ा रहा, लॉन्ग लंबे समय तक, मैं बहुत लंबे समय तक उस स्थान पर खड़ा रहा जहां पर दो सड़कें आपस में विभाजित हो गईं। एंड लुक्ड डाउन वन, और एक सड़क को देखने लगा, दोनों में से किसी एक सड़क को, यहां अपन कह सकते हैं पहली वाली सड़क को देखने लगा, निहारने लगा। एज फार एज आई कुड, उतनी दूरी तक जितनी दूरी तक मैं देख सकता था, कि मैंने दोनों में से एक सड़क को अर्थात पहली वाली सड़क को उतनी दूरी तक देखा जितनी दूरी तक मेरी आंखें उस सड़क को देख सकती थी। टू वेयर, वहां तक देखा, मैंने उस सड़क पर वहां तक अपनी निगाह डाली। इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पर वह सड़क अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ झंकार, छोटी छोटी सी झाड़ियां, क्या होता है? झाड़ झंकार या छोटी छोटी सी झाड़ियां, कि मैंने उस सड़क पर अपनी निगाह वहां तक डाली जहां तक वह सड़क अंडरग्रोथ, झाड़ झंकारों में बेंट, मुड़ गई। नॉर्मली होता है ना, अपन किसी एक रास्ते पर खड़े होकर बहुत दूर तक निगाह डालते हैं, तो जहां तक अपनी निगाह जाती है वहां तक तो रास्ता नजर आता है, लेकिन उसके बाद वो रास्ता दिखना बंद हो जाता है। तो कवि के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कवि कह रहा है कि मैंने उस सड़क पर अपनी निगाह वहां तक पहुंचाई जहां तक मेरी निगाह गई, अर्थात जब तक मैंने उस सड़क को देखा जब तक कि वह झाड़ झंखाड़ों में ओझल नहीं हो गई, मुड़ नहीं गई। ये है इसकी लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन। क्लियर है? अब अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये वास्तव में 5 लाइनें किस चीज को दर्शाती हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है वो इस प्रकार से है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो बोर्ड। टू रोड्स, दो सड़कें, ठीक है, क्या हैं? दो सड़कें। अब अपन नेचुरली जानते हैं कि दो सड़कें हैं तो क्या होंगी? देखो, वो ये स्थिति है, ये स्थिति है, ठीक है, ये एक सड़क है, ठीक है, इस एक सड़क में से ये पहली एक सड़क कट गई और इसी में से एक ये दूसरी सड़क कट गई। कवि जो है वो इस रास्ते पर चले जा रहा है, क्या कर रहा है? कवि इस रास्ते पर चले जा रहा है और चलते चलते वो इस बिंदु पर आकर के पहुंच गया। समझना इस चीज को अच्छी तरह से कि कवि इस एक रास्ते पर यात्रा कर रहा है, चल रहा है, और इस यात्रा के समय कवि यहां पहुंच गया। यहां पहुंच करके उसने क्या देखा कि दो सड़कें निकली, एक सड़क में से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं की ओर छट गए। तो जो ये रास्ता था जिस पर कवि चल रहा था, ये रास्ता क्या है? ये रास्ता जो है जिंदगी है। क्या है? ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन है। मानव का जीवन एक ही होता है, दो तो नहीं होते, मानव जीवन एक ही होता है। तो जो ये रास्ता है इसको कंपेयर किया गया है ह्यूमन लाइफ से, मानव के जीवन से, और मानव जिस दिन पैदा होता है उस दिन से अपनी यात्रा को करता है। निश्चित है ना, मानव जिस दिन जन्म ले लेता है उस दिन से ही जिस दिन मरता है उस दिन तक लगातार वह एक यात्रा में होता है। तो कभी उस जिंदगी की राह पर चल रहा है, ठीक, जिंदगी की राह पर चलते चलते अपने सामने मौका आता है कि अपन को दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से कि इस रास्ते पर चलते चलते कवि यहां पहुंचा, उस फ्रॉक पर, उस नाजुक मोड़ पर आ गया जहां दो रास्ते आपस में विभाजित हुए। अब कवि के आगे ये चॉइस है कि वो पहले पर जाए या फिर दूसरे रास्ते पर जाए। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिए, अब अपन और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक एक वर्ड को समझाते हैं। देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक रास्ते में से दो रास्ते छटे इन अ येलो वुड, पीले से जंगल में। अब यहाँ येलो वुड, येलो का मतलब है पीला और वुड का मतलब है जंगल। अब नॉर्मल सी बात है, जंगल पीला तो होता नहीं है, जंगल तो हरे रंग का होता है। तो येलो जो है वो क्या है? येलो सिंबोलाइजेशन है। क्या है? येलो सिंबोलाइजेशन है यहां पर ऑटम का। किसका? ऑटम का। ऑटम का मतलब पतझड़ की ऋतु का।
नॉर्मली पतझड़ की ऋतु में क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं और गिर करके पीले रंग की हो जाती हैं। कैसी होती हैं, पतझड़ की ऋतु में पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं और गिर करके उनका रंग पीला पड़ जाता है। तो क्लियर है, अपन समझ सकते हैं कि कवि जब यात्रा कर रहा है तो उस समय कौन सा ऋतु है, उस समय कौन सा मौसम है, पतझड़ का मौसम है। और पतझड़ के मौसम के कारण पेड़ों की पत्तियां जमीन पर गिरकर पीले रंग की हो गई हैं, इसलिए जंगल पीला पीला सा नजर आ रहा है। क्लियर है ना। तो देखिए, पीले से जंगल में इन अ येलो वुड, एक पीले से जंगल में अर्थात ऑटम की ऋतु में जंगल से यात्रा करते समय टू रोड्स डाइवर्ज, एक सड़क में से दो सड़क अचानक ही अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गईं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब कभी कहता है एंड सॉरी, जब दो सड़कें विभाजित हो गईं तो सॉरी, मुझे दुख हुआ, मुझे खेद हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। कभी है एक अकेला राहगीर है, वो चले जा रहा है जंगल से होकर के, दो सड़कें आपस में निकली एक ही सड़क में से, तो वो उस नाजुक मोड़ पर उस बिंदु पर जाकर के खड़ा हुआ और खड़ा होकर के थोड़ा सा दुख महसूस करने लगा कि मैं अब अकेला रह गया, इन दोनों सड़कों पर तो मैं एक ही समय में यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए कभी दुख का अनुभव करता है। एंड B1 ट्रेवलर, क्यों, क्योंकि B1 ट्रेवलर मैं अकेला हूं, मैं अकेला होने के कारण दोनों रास्तों पर तो नहीं जा सकता, इसलिए लॉन्ग आई स्टूड, मैंने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय के लिए खड़ा हो गया। लॉन्ग, लंबे समय के लिए, आई स्टूड, मैंने क्या किया, मैं खड़ा हो गया, कि मैं लंबे समय के लिए उस बिंदु पर आकर के खड़ा हो गया, ये स्थिति। तो इस बिंदु पर आकर के कभी क्या होगा, बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक्ड डाउन, और देखने लगा, क्या किया, लंबे समय तक इस जगह पर खड़े होकर के मैंने क्या किया, लुक्ड डाउन एज फार, उतनी दूरी तक देखा, वन, किसी एक रोड को, एज आई कुड, जितनी तक मैं देख सकता था। अर्थात यहां खड़े होकर के इसने इस रोड पर निगाह डालना प्रारंभ कर दिया, और जब तक देखने लगा जब तक कि ये क्या है, देख सकता था, मतलब काफी लंबे समय तक खड़े होकर के वह उस रोड को निहारने लग गया। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीनिंग में बता चुका हूं, अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ झंकार, छोटी छोटी झाड़ियां जिनमें कोई चीज नजर नहीं आती है, कि मैंने खड़े होकर के इस पहली वाली सड़क को निहारा, देखा। टू वेयर, वहां तक निहारा, उस बिंदु तक मैंने अपनी दृष्टि डाली। इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पर वह सड़क अंडरग्रोथ, छोटी छोटी झाड़ियों में, झाड़ झंखाड़ों में मुड़ गई, मैंने वहां तक अपनी दृष्टि को डाला। क्लियर है, आ गई बात समझ में। फर्स्ट स्टेंजा 5 लाइन का, कि कभी यहां पर सिंबलाइज कर रहा है, बता रहा है कि अपन मानव जो लोग हैं वो क्या है, एक जिंदगी को जीते हैं, वो अपनी यात्रा है, तो उस पर चलते समय कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब अपन को दो विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना होता है। उस समय जो अंतर्द्वंद अपने मन में चलता है, उस अंतर्द्वंद से बाहर आने के लिए अपन को समय चाहिए। जिस प्रकार कभी उस बिंदु पर खड़े होकर के प्रथम रोड को देखता है और जब तक देखता है जब तक वो देख सकता है, तो ऐसे ही अपन उन दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करने के लिए समय लेते हैं। कोई 2 दिन लेता है, कोई 4 दिन लेता है, कोई 10 दिन लेता है, कोई महीना भर ले लेता है, तब जाकर के वो किसी एक डिसीजन पर पहुंचता है। आई बात समझ में। तो ये स्टेंजा उस लाइफ को एक्सप्रेस करता है, दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कभी यहाँ पर अपन को ये बताना चाह रहा है कि अपन अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां दो में से एक विकल्प का चुनाव करना है। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब देखिए सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, ठीक है, कि कवि ने उस सड़क को वहां तक देखा जहां तक वह झाड़ झंखाड़ों में मुड़ गई। देन टुक द अदर, उसके बाद टुक द अदर, टुक टुक का मतलब ले लेना या ग्रहण कर लेना। देन उसके बाद, अर्थात प्रथम सड़क को मुड़ी हुई अवस्था तक देखने के बाद, आई टुक द अदर, मैंने दूसरी सड़क को ग्रहण किया, अर्थात दूसरी सड़क को ले लिया, अर्थात दूसरी सड़क को अपना लिया। एज जस्ट एज फेयर,
एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर कभी कहता एज जस्ट एज फेयर, वो दूसरी सड़क, वो दूसरी सड़क जो मैंने ग्रहण की, जिस पर मैंने चलने का निश्चय किया, वो दूसरी सड़क एज जस्ट एज फेयर, उतनी ही साफ, उतनी ही अच्छी, उतनी ही सटीक थी जितनी की पहली वाली थी। अर्थात इन दोनों सड़कों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था। ये सड़क जितनी अच्छी नजर आ रही थी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये वाली सड़क भी नजर आने लग रही थी। क्लियर है? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद परहैप्स, शायद हैविंग द बेटर क्लेम, कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार थी। क्लेम का मतलब होता है दावेदारी करना, हक जताना, कि दूसरी सड़क जो थी वो सड़क शायद कहीं ना कहीं पहले वाली सड़क की तुलना में मजबूत दावा प्रस्तुत कर रही थी। अब दावा प्रस्तुत किस चीज का करेगी? चलने का। अर्थात कहीं ना कहीं कवि को ये लगा दूसरी सड़क देख करके कि इसी सड़क पर चलना चाहिए। तो यहां देखिए कवि ने बेटर क्लेम, बहुत ही अच्छा पर्सोनिफिकेशन जो लिटरेरी डिवाइस है, मानवीयकरण अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि उसने उस रास्ते को मानवीकृत कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। नहीं तो नॉर्मली रास्ता जो होता है वो क्लेम कैसे करेगा? रास्ता किसी चीज का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन कवि ने यह पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी निर्जीव वस्तु में सजीव जैसे गुणों की कल्पना कर लेना, यही होता है पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए कवि कह रहा हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद दूसरी सड़क इस चीज का बहुत अच्छा दावा कर रही थी, इस चीज का बहुत अच्छा हक जमा रही थी कि मैं उस पर ही आगे बढ़ूं। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर। अब क्यों कर रही थी वो? क्योंकि इट वॉज ग्रेजी, वो पूरी तरह से घास युक्त थी, उस पर बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी तरह से हरी हरी घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का मतलब होता है बहुत कम चहलकदमी होना, बहुत कम आवागमन होना, कि उस दूसरी सड़क पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी और उस दूसरी सड़क पर ही वांटेड वियर, बहुत कम चहलकदमी की हुई थी। अर्थात उस पर ना के बराबर लोग गुजरे थे। क्यों? क्योंकि घास उग रही थी। अगर लोग वहां से गुजरते, वो सड़क ज्यादा उपयोग में आती, तो लोगों के पैरों के द्वारा कहीं ना कहीं वो घास कुचल दी जाती, और जब कुचल दी जाती तो कहीं ना कहीं घास का रंग बदल जाता, वो हरे रंग की ज्यादा घास दिखाई नहीं देती। तो वहां पर बहुत कम लोग गए, अर्थात ना के बराबर चहलकदमी हुई। तो वो जो दूसरी सड़क थी वो ज्यादा दावा प्रस्तुत कर रही थी। क्यों? क्योंकि वह अभी भी बहुत ही अच्छी मात्रा में घास युक्त थी। एंड वांटेड वियर, और ना के बराबर लोग उस पर चलकर गए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। फिर वो कहता है दो, हालांकि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कुछ लोग वहां से गुजरे, कुछ लोगों ने चलने के लिए उस सड़क का उपयोग कर लिया। पासिंग देयर, वहां से गुजरे, कि कुछ लोग उस सड़क पर होकर जा चुके थे। बट हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन अभी भी वह सेम, पहले जैसी बनी हुई थी। पहले जैसी अर्थात प्रथम सड़क की जैसी दिखाई दे रही थी। ये सेकंड स्टेंजा की 5 लाइन है। इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनको किस प्रकार से कवि ने एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, कि मैंने इस बिंदु पर पहुंच करके, जहां दो सड़कें आपस में विभाजित हुई, उस बिंदु पर पहुंच करके मैंने दूसरी सड़क पर चलने का निश्चय किया। टुक का मतलब ग्रहण करना। अब वो ग्रहण करना कैसे है देखिए। सरप्राइजिंगली आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग डाउन वन पाथ द स्पीकर टेक्स अदर, कि एक बिंदु पर स्पीकर जो है अर्थात कवि जो है वह कुछ समय बिताने के बाद दूसरी सड़क पर चलने का निश्चय कर लेता है। तो कवि ने दूसरी सड़क पर चलने का निश्चय कर लिया एज जस्ट एज फेयर। क्यों? क्योंकि वो दूसरी सड़क बिल्कुल पहले वाली सड़क की तरह ही क्या थी, एकदम साफ, एकदम अच्छी नजर आ रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और कहीं ना कहीं वो अपने आप में इस चीज का दावा प्रस्तुत कर रही थी, इस चीज का अधिकार जता रही थी कि आप मुझ पर ही चलो। देखिए क्लेम को डिस्क्राइब किया है, हाउ एवर द पाथ ही हैज चूजन, कि वह रास्ता जो उसने चुना था, हैज द बेटर क्लेम,
कुछ अच्छा ही दावा प्रस्तुत कर रहा था। एन इनफॉर्मल राइट टू हिम ट्रेवलिंग ऑन इट, अर्थात कहीं ना कहीं से वह उससे ये कह रहा था कि ट्रेवल ऑन इट, आप मेरे ऊपर ही चलिए। क्लियर है? बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर, क्यों प्रस्तुत कर रही थी वो ज्यादा दावा? क्यों? क्योंकि उस रोड पर से ना के बराबर व्यक्ति चले थे, इसलिए वह अभी भी अच्छी तरह से घास युक्त थी, उस पर वैसे ही पहले की तरह हरी हरी घास नजर आ रही थी। अब देखिए वांटेड वियर को क्लियर किया, यानी इट वाज मोर ग्रास्ड, अर्थात उस घास पर बहुत ही ज्यादा, सड़क पर बहुत ही ज्यादा घास थी। एंड इट वाज क्लियर दैट वेरी फ्यू पीपल हैड दैट पर्टिकुलर पाथ, और ये एकदम स्पष्ट था, घास को देख करके ये कह सकते थे कि वेरी फ्यू पीपल, ना के बराबर लोग ही उस सड़क से यात्रा कर कर गए हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि वहां से कुछ लोगों ने यात्रा की, कुछ लोग वहां से गुजरकर चले गए। हैड वॉन द रियली अबाउट द सेम, लेकिन उनके चलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वह अबाउट द सेम, बिल्कुल पहले जैसी ही नजर आ रही थी, अर्थात जैसा पहली सड़क नजर आ रही थी बिल्कुल उसी अवस्था में वो दूसरी सड़क नजर आ रही थी। क्लियर है? ये है सेकंड स्टेंजा की 5 लाइंस। क्लियर है? तो आज अपन ने द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कविता है, इसके अपन ने 2 स्टेंजास को लाइन टू लाइन डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन भी किया कि कवि किस प्रकार से जीवन की यात्रा का वर्णन कर रहा है। बाकी के 2 स्टेंजास को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो सो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो फॉर better education, for better intelligence. Thank you. Stay healthy and stay safe.